अच्छा जनाब, आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो है ना वो तो ये कि पाइथन में फाइल्स हम किस तरह से फाइल में डेटा रीड और राइट कैसे करते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या होती है? पहले तो ये देखें कि ये बात ज़रा रिकॉल कीजिए, हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। और मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। और रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम में जो कुछ लिखा होता है वो सब इरेज हो जाता है। अच्छा, फिर अगर जब आपका प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करता है। और उस आपका प्रोग्राम उस एलोकेटेड रैम को एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़ करता है। जब आपका प्रोग्राम एंड होता है तो वह सारा का सारी मेमोरी जो रिलीज़ कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फिर अपने कंट्रोल में लेके उसको किसी और काम में इस्तेमाल कर लेता है। तो आपने अपने प्रोग्राम में जो अगर किसी वेरिएबल में कोई इनपुट लिया तो वो आपके प्रोग्राम के ख़त्म होने के साथ ही मेमोरी से भी इरेज हो जाता है। अच्छा, जब हम किसी जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या किसी बैंक वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो हम सिर्फ एक दफ़ा उसको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ भी हम एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो हमें यूज़र नेम पासवर्ड देता है। अगली दफ़ा जब हम यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो हमसे बाकी डिटेल्स नहीं पूछता, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नेम और अक्सर औकात पिक्चर वगैरह भी जो हम उसमें इमेज देते हैं अपने फ़ोटो के तौर पे, उसको भी वो शो कर रहा होता है। वो ये काम किस तरह से करता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे इनपुट लेता है उसको वो अपने पास एक फ़ाइल में सेव कर लेता है। जब हम दोबारा लॉगिन होते हैं तो वो अपने पास फाइल में तलाश करता है, अपना हमारा लॉगिन नेम जो हमसे इनपुट लिया होता है उसको अपने पास फाइल में तलाश करता है, और जब उसे अपने फाइल में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसी के साथ एसोसिएटेड बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी होती है, वहाँ से वो रीड कर लेता है कि इस यूज़र नेम की बाकी जो डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है। तो आज हम भी यही काम करने जा रहे हैं कि हम अभी तक इनपुट तो लेते रहे थे और इनपुट जो है हमेशा जाहिर है कि इनपुट वो हम रैम में ही स्टोर होती है। अब हम ये चाहते हैं कि जो इनपुट हम लेते हैं वो किसी फाइल में सेव कर सकें। तो फाइल्स को डेटा फाइल्स में राइट करवाने के लिए जो डिटेल्स हैं आज हम वो डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। और ज़रा आज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट को हम असल डिटेल्स में तो सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, लेकिन आज ऑब्जेक्ट की टर्म इस्तेमाल हुई और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस हद तक कि आपकी इस सेमेस्टर में समझ में आना शुरू हो जाए कि ऑब्जेक्ट आपके लिए कोई एक अननोन चीज़ ना रहे, किसी हद तक आपकी समझ में आ जाए। एक्यूरेट बात आपको सेकंड सेमेस्टर से समझ में आएगी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो क्या होता है, रैम में स्टोर होता है। अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू इनपुट, और तो अब मैं यहाँ जो भी कुछ दूँ अगर मैं नंबर ही दे दूँ तो ये नंबर कहाँ सेव हो रहे हैं, ये रैम में सेव हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे पास इनपुट आया है वो मैं किसी फाइल में लिखवा दूँ, और फाइल में लिखवाने का मतलब है कि मैं किसी परमानेंट स्टोरेज मीडिया जो वोलेटाइल ना हो स्टोरेज मीडिया, उस स्टोरेज मीडिया पे मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखवा दूँ, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क के ऊपर। तो हार्ड डिस्क के ऊपर किसी न किसी फाइल में लिखवाना होगा मुझे। उसके लिए مثلا नोट पैड में ओपन करूँ और नोट पैड में ये इन्फॉर्मेशन टाइप करके और सेव कर दूँ तो वो आपको किसी फोल्डर में नज़र आ रही होगी ना। और जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भले आपका प्रोग्राम एंड हो जाए, उसके बाद आप शट डाउन कर देंगे कंप्यूटर, दोबारा ऑन करेंगे, जब भी आप उस फोल्डर में जाएंगे आपको फाइल नज़र आएगी, आप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो नोट पैड जो उस वाली फाइल को के कंटेंट जो है ना वो लोड कर देगा और आपको डिस्प्ले कर देगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल है हमारे पास किसी भी फाइल में स्टोर हो जाए। और कौन सी फाइल में स्टोर होगी वो हम यहाँ बताएंगे। उसके लिए करना हमें होता है कि इसका पाइथन का एक फंक्शन है ओपन, तो हमने इसका ओपन फंक्शन कॉल करना होता है। और ओपन फंक्शन में हम ये बताते हैं कि हमारी फाइल किस जगह पर स्टोर है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसमें आज के लिहाज से मैं फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ। उसी
फाइल का पाथ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इसके आगे मैं ये फोल्डर का पाथ है और इसके आगे मैं माई टेक्स्ट डेटा .txt इस नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करूंगा। अच्छा, ओपन फंक्शन जो है ना, इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर तो मैंने अभी लिखा आपके सामने, और दूसरा पैरामीटर जो है ना वो ये बताता है कि इस फाइल को आपने राइट करना है, या इस फाइल में डेटा राइट करना है, या इस फाइल में डेटा राइट हुआ हुआ है और उसको आपने रीड करना है। जब डेटा राइट करना होता है तो दूसरे पैरामीटर के लिए हम W लिखते हैं। तो ये जो पहला पैरामीटर है, जरा मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये पहला पैरामीटर जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसमें देखिए आखिर से देखना शुरू करें तो .txt इसका एक्सटेंशन है, माई टेक्स्ट डेटा ये इसका फाइल नेम है, और ये फाइल कौन से फोल्डर में, ये इस फोल्डर में ICS with Python ऑनलाइन नाम के फोल्डर में। और ये फोल्डर किस फोल्डर में, ये पाइथन के फोल्डर में। पाइथन जो है बदर के फोल्डर में, बदर जो है वो D ड्राइव में। ये अभी फाइल ओपन नहीं करेगा। और फाइल क्यों ओपन नहीं करेगा, जरा देखते हैं, एरर मैसेज देखते हैं, उससे पता चलेगा। ये अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं आपको कि देखें ये \b है, यानी मुझे इस वक्त इस पे हैरत हो रही है, इसलिए कि इससे पहले वाली क्लासेस में ये इस पे हमेशा एरर देता रहा है, और शायद अब मैं आपको एरर दिखा भी सकूं। तो सबसे पहली दफ़ा देखें, जब मैंने इसको ओपन किया था तो इसने एरर मैसेज दिया था इनवैलिड आर्गुमेंट, ये, और वजह उसकी वही थी जो मैं आपके पास पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इसके साथ सिंगल बैकस्लैश जब भी किसी स्ट्रिंग में आता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि किसी स्ट्रिंग में अगर \t लिख दें तो उसका मतलब होता है ये टैब को रिप्रेजेंट करता है, \n जो वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो बैकस्लैश के आगे ना एक जो कैरेक्टर होता है उसको वो ये समझता है कि ये कोई स्पेशल कैरेक्टर है, किसी स्पेशल कैरेक्टर को की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे \t जो है वो टैब को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त इसका जो ओपन हो जाना, ये मेरे लिए ज़रा हैरत का बाइस है। खैर, मैं इसको, हो सकता है ये पाइथन, मैं ये गलती बार बार करके दिखा रहा था, पता नहीं शायद पाइथन का शैल इंटेलिजेंट होता है कि वो देख लेता है कि एक गलती बार बार किए जा रहे हैं, तो चलो इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन बेसिकली असल बात है वो क्योंकि बताने से रह गई, इसलिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये जब आप अपने पास इसको कर रहे होंगे ना, तो इसमें एरर आ सकता है। एरर की रीजन क्या है? एरर की रीजन वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि बैकस्लैश के बाद अगर कोई बैकस्लैश आता है तो ये समझता है कि इसके आगे जो कैरेक्टर है कोई स्पेशल, इसके कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है। और ये बताने के लिए कि जो बैकस्लैश है, ये बैकस्लैश को बैकस्लैश ही कंसिडर करो, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, डबल बैकस्लैश यूज करते हैं। तो इसमें हर जगह डबल बैकस्लैश आना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं डबल बैकस्लैश लिख दूंगा तब भी ये एरर नहीं देगा, ये इसको ओपन कर देगा। तो यहां उसे एरर देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसका जो सही तरीका है वो ये है। अच्छा, ये फाइल ओपन तो हो गई, लेकिन मुझे इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ओपन फंक्शन जो है ना कुछ चीजें रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स वगैरह, उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स, राइट मेथड है, क्लोज मेथड है, उसको कॉल करके मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस, उस फाइल के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ। तो ओपन से ओपन तो हो गई, लेकिन मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है जिसकी मदद से मैं अगले काम कर सकूं। तो इसमें करना ये होता है कि यहाँ पर आप इसको किसी वेरिएबल में सेव, जो ओपन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आप f में स्टोर करेंगे। अच्छा, इस
ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट को आप आसान अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं उसको अगर मुझे एक्सेस करना हो तो एफ डॉट लिख के और उसका फंक्शन को उसमें जो फंक्शंस डिफाइंड है उनको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये ओपन मेथड ने दोबारा कॉल किया और अब इसने जो वेरिएबल जो इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसको मैंने एफ में स्टोर कर लिया। अब ये फाइल माई टेक्स्ट डेटा के नाम से वहां पर बन चुकी है, इस फोल्डर में बन चुकी है, जिस फोल्डर को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें फाइल बन गई है। लेकिन अभी इसमें है कुछ नहीं। पिछले सेशंस में मैं इसको डेमो कर चुका हूँ उसका, तो आपके पास भी कर ही देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन अच्छा है, बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए माई टेक्स्ट डेटा डॉट टी एक्स टी ये है, ये अभी थोड़ी देर पहले अब क्रिएट हुई है। और इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये एक ब्लैंक, ये एक ब्लैंक फाइल है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूं शेल पे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इस फाइल में कुछ राइट करने के लिए इसका राइट मेथड, इस ऑब्जेक्ट का राइट मेथड कॉल करना है, राइट मेथड कॉल करते हैं। एफ डॉट राइट के बाद आप जो कुछ ब्रैकेट में लिखेंगे वो उस फाइल में राइट कर देगा। और हम यहाँ क्या राइट कर रहे हैं इस वक्त? हम इसमें राइट कर रहे हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल्स में कैसे डेटा राइट किया जाता है, कैसे टेक्स्ट फाइल्स को रीड किया जाता है। अगली दफा हम बात करेंगे कि बाइनरी मोड में डेटा को कैसे राइट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है। तो आज का जितना डिस्कशन है वो सारे टेक्स्ट फाइल्स के बारे में है। तो जो कुछ मुझे दिखवाना है वो लास्ट सेशन इज इन प्रोग्रेस, ये मैं इस फाइल में राइट करवाना चाहता हूँ। मैंने लिखा एफ डॉट राइट, उसके बाद जो कुछ ब्रैकेट्स के बीच में लिखा वो स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को फाइल में राइट कर देगा। तो ये फाइल में राइट हो गया। अच्छा ये देखिए इसने 27 लिखा है यहाँ पे। 27 का मतलब है कि जो इसने कितने, ये जितने कैरेक्टर्स इस फाइल में राइट करता है उसका काउंट यहाँ पे उसके साथ रिटर्न करता है। फर्स्ट, बल्कि अब तो सेकंड हो गए ना, पहली लाइन तो लिख चुके हम, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज बीइंग रिटन। कहां जाके राइट करेगा? ये उसी फाइल में राइट करेगा। इसमें 33 कैरेक्टर्स थे। तो आप जितनी चीजें राइट करनी है आप उसको एक दफा ओपन करने के बाद आपने जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। और परफॉर्म करने के बाद दिस शुड, अब मैं एक तीसरे लाइन पे लिख दूं, दिस शुड बी द थर्ड लाइन। अच्छा राइट जो है वो उससे क्या कहते हैं, प्रिंट से रिजेंबल करता है, लेकिन प्रिंट में और राइट में एक मेजर डिफरेंस है जो आपको अभी यहाँ पे नजर आएगा। एफ डॉट राइट ये मैंने इसमें और लिखवा दिया, ये 29 कैरेक्टर्स राइट हो गए उसमें। फाइल को अगर आप देखेंगे तो फाइल में अभी तक कुछ भी नहीं है। ये वाली बात मैं इसको स्विच करता हूँ शेल पे और आपको जाके दिखाता हूँ फाइल का साइज कितना है अभी। न्यू शेल, ये आ गया शेल, वो ब्राउजर, फोल्डर ब्राउजर, सॉरी एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर। माई टेक्स्ट डेटा डॉट टी एक्स टी, देखें इसका फाइल अभी तक 0 के भी है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और शेयर भी स्विच करता हूँ, इस पे ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये नोटपैड है और ये देखें इसमें अभी तक कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अच्छा मैंने तो लिखवा दिया उसमें, मैं वापस शेल पे जा रहा हूँ, मैंने तो लिखवा दिया, मेरे लिहाज से तो राइट हो गया। ये गया कहाँ? असल में अब इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस चल रहा होता है वो जानना भी जरूरी है। जब आप राइट करते हैं
तो डेटा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है कि ये डेटा फाइल में राइट कर दो, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फाइल में लॉजिकली राइट कर देता है, लेकिन वो एक्चुअली राइट नहीं हुआ हुआ। तो इसलिए कि हार्ड डिस्क जो है वो स्लोअर डिवाइस है, रैम फास्टर डिवाइस है, तो वो करता ये कि बजाय इसके कि हर दफा जाके वो हार्ड डिस्क पे लिख के स्लो ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो अपने पास डेटा को जमा करता रहता है। जब उसके पास सफिशिएंट डेटा हो जाता है तो फिर वो जाके फाइल में एक ही दफा में जितनी चीजें उसने राइट करनी है सारे एक ही दफा में राइट कर देता है। और जिस वक्त तक उसने राइट नहीं किया होता, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम में स्टोर कर रहा होता है, और रैम में जिस जगह पर स्टोर कर रहा होता है उसको कहते हैं बफर। तो बफर में ले जाके डेटा स्टोर कर रहा होता है। आपके लिहाज से वो लॉजिकली फाइल में राइट हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, बजाय डायरेक्ट फाइल में राइट करवाने के रैम में बफर में राइट किया है। तो बफर से होगा ये कि जब मैं इसको लिखवाता रहूंगा, जब इसका बफर फिल हो जाएगा तो फाइल में जाके राइट कर देगा। और बफर का साइज क्या है? बफर का साइज मिनिमम 512 बाइट्स होता है, 512 बाइट्स होता है। तो मिनिमम वो है। तो जब तक 512 बाइट्स पूरी नहीं हो जाती हूँ बफर में लिखता रहता है, जब 512 बाइट्स पूरी हो जाती हैं तो फाइल में राइट करता है। अच्छा, ये बफर साइज वेरी भी करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेंज भी कर सकता है। 512 तो मैंने मिनिमम साइज बताया, इसका साइज 1024 बाइट्स भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे तो फर्ज कीजिए कि मुझे और तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो क्या ये बफर में ही रह जाएगा? नहीं, बफर में नहीं रहेगा, बल्कि मैं जब इस फाइल को क्लोज करूंगा ना, और क्लोज करने के लिए इसका क्लोज मेथड कॉल करते हैं। जब मैं इस फाइल को क्लोज करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बफर में जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको जाके फाइल में राइट कर देता है। तो f.close लिखा, तो अब ये बफर में राइट हो गया। मैं अब आपको स्विच करके दिखाता हूं। जब आप शेल पे गए, सॉरी विंडोज एक्सप्लोरर पे गए, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 1 KB। अच्छा, ये 1 KB एक्चुअल साइज नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क पे इसने 1 KB स्पेस ऑक्युपाई की है। एक्चुअली क्या है इसमें, क्या है, इसको मैं ओपन करता हूं ताकि आपको नजर आए, और अब मैं इसको स्विच भी करता हूं। ये स्विच किया मैंने, तो ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छे से गौर कीजिए, मैंने लिखा था लास्ट सेशन इज इन प्रोग्रेस, ये एक दफा राइट किया था। दूसरी दफा जो है वो सेकंड स्टेटमेंट इज बीइंग रिटन, ये राइट किया था। और ये दिस शुड बी द थर्ड लाइन, ये मैंने तीसरी दफा में राइट किया था। जब अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा होता ना, तब तो ये अलग अलग लाइन पे करता, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रिंट स्टेटमेंट करता क्या है कि हर दफा जो कुछ उसके ब्रैकेट्स में लिखा होता है उसको राइट करने के, उसको प्रिंट करने के बाद उसके साथ न्यू लाइन कैरेक्टर वो प्रिंट कर देता है, जिसकी वजह से कर्सर अगली लाइन पे चला जाता है। और जब प्रिंट करता है अगला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो वो करंट कर्सर पोजीशन से लेकर ऑनवर्ड फिर प्रिंट करना शुरू कर देता है। लेकिन राइट स्टेटमेंट अपनी तरफ से न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं प्रिंट करता। इसलिए मैंने 3 दफा में लिखवाया, लेकिन हर दफा उसने उसी के आगे वो लिखता चला गया, क्योंकि मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर तो लिखवाया ही नहीं। अच्छा, अब मैं इसको टेक्स्ट फाइल को यहां चेंज कर रहा हूं। मैंने ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स मैनुअली एंटर कर दिए, और बल्कि मैं इसको आखिरी लाइन यहां पे मैनुअली टाइप भी कर दूं, लास्ट लाइन ऑफ दिस फाइल, और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने पाइथन से क्रिएट की थी, उसको मैंने नोटपैड से ओपन किया। तो बात ये है कि टेक्स्ट फाइल होती है, उसको आप ओपन किसी भी चीज से कर लें। नोटपैड इज वन ऑफ द टूल्स जो टेक्स्ट फाइल्स को ओपन करता है। अच्छा, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं शेल पे, और अब मैं फाइल को यहां पर रीड करता हूं। फाइल तो क्लोज हो गई, अब मुझे फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए दोबारा ओपन कमांड दी जाएगी। अच्छा, ये जो वेरिएबल है इसका ताल्लुक आपके इंटरनल शेल से है, आपके प्रोग्राम से। जब हम प्रोग्राम यूज कर रहे होंगे तो प्रोग्राम में इस वेरिएबल नेम को यूज करते हुए इसके साथ एसोसिएटेड जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करेंगे। जैसे राइट अभी हमने कॉल किया था, क्लोज फंक्शन कॉल किया था,
तो इसको, तो ये जो वेरिएबल है ना, इसका ताल्लुक ये, दिस इज इंटरनल टू योर प्रोग्राम। अगर मैं लिखूं x इक्वल टू ओपन, तो यही वाली फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स में इसी का पाथ, इसी का फोल्डर, इसी के फोल्डर्स और इसी का नेम और इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो यही वाली फाइल ओपन होगी। लेकिन शेल के अंदर अब ये x के नाम से एक्सेस हो रही होगी। अगर मैं इसे प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, तो अब ये शेल के उस प्रोग्राम के अंदर x के नाम से एक्सेस हो रही होगी। यानी ये इंटरनली इस एक वेरिएबल में इसका ऑब्जेक्ट जो है इंटरनल एक वेरिएबल में स्टोर होता है। तो ये x इक्वल टू के लेफ्ट पे जो है, ये वो रिसीविंग वेरिएबल है जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है जो ओपन कमांड वापस भेजती है। और वो क्या होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं इस कमांड को अगर दोबारा एग्जीक्यूट करूं, अब मुझे रीड करनी है, तो पहला पैरामीटर तो वही रहेगा, क्योंकि मुझे उसी फाइल को रीड करना है। मैं उसी फाइल को रीड करना चाहता हूं, इसलिए पहला पैरामीटर मैं वही दे रहा हूं। लेकिन ये जो w है, w की जगह पे मैं r लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे फाइल को रीड करना है। कि मैंने एंटर किया, फाइल ओपन हो गई। अब इसको रीड करना है, तो इसका रीड मेथड कॉल करेंगे। रीड के बाद आप यहां पर रीड के बाद मैं अगर यहां पर मेंशन करूं, एक इंटीजर नंबर लिखा जा सकता है। अगर मैं इंटीजर नंबर लिखता हूं, तो वो उतने कैरेक्टर्स रीड कर लेता है। मतलब मैं लिखूं x डॉट रीड 10, तो अब ये फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा। अब अगर मैं यही दोबारा एग्जीक्यूट करूं ये स्टेटमेंट, तो ये उससे अगले 10 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा। इसी तरह से मैं इसको जितनी दफा भी एग्जीक्यूट करूंगा, ये अगले 10 कैरेक्टर्स रीड करता जाएगा। देखिए प्रोग्रेस के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया। अब अगर मैं आपको 30 कैरेक्टर रीड करके बताऊं, या 50 कैरेक्टर एक साथ रीड कर लूं, ऐसी के बाद बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो अगले जो 50 कैरेक्टर्स है वो इसने रीड कर लिया। उस अगले कैरेक्टर में देखें ये \n भी है। ठीक है, तो \n इज सिंपली ए कैरेक्टर। अच्छा, इसी तरह से मैं अब इसको एक और इसका सिंटेक्स है, वो है अगर मैं x डॉट रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में कोई नंबर ना दूं, तो क्या करता है कि जहां से उसने आगे रीड करना है, जैसे शुड बी द, अब इस द के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है एंड ऑफ फाइल तक, उस सबको वो रीड कर लेगा। तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो रीड हो गया। जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा रीड हो गया। अच्छा, मैं यही काम दोबारा करता हूं। मैं ये फाइल दोबारा इसको क्लोज कर रहा हूं। फाइल जब भी आप यूज कर चुके हैं, इसको क्लोज कर दिया करें। फाइल ओपन किया, फाइल दोबारा ओपन की, और अब मैंने लिखा x डॉट रीड, और अब मैंने ब्रैकेट्स नहीं दिए। तो अब मैंने तो फाइल तो अभी ओपन की है। तो करता क्या है कि वो अपने पास इंटरनली एक पॉइंटर रखता है, एक निशानी रखता है कि मैंने कहां तक के कैरेक्टर रीड कर लिए हैं। यही रीजन है कि जब मैंने पहली दफा x डॉट रीड 10 लिखा था, तो उसने 10 कैरेक्टर रीड किए थे। लेकिन दोबारा मैंने x डॉट रीड 10 लिखा, तो उसने अगले 10 कैरेक्टर्स रीड किए थे, क्योंकि उसके पास इंटरनली एक निशानी होती है कि उसने कहां तक के कैरेक्टर रीड किए हुए। फाइल अभी ओपन हुई है, तो अभी उसने कोई भी कैरेक्टर रीड नहीं किया। तो जो उसका इंटरनल पॉइंटर है वो बिगिनिंग ऑफ फाइल पे, और x डॉट रीड क्या करता है, करंट पोजीशन से लेके एंड ऑफ फाइल तक सब रीड कर लेता है। तो अगर मैं x डॉट रीड एग्जीक्यूट करूंगा, तो फाइल के पूरे कंटेंट्स पहले कैरेक्टर से आखिरी कैरेक्टर तक रीड हो जाएंगे, और ये उसका रिजल्ट आ गया। आपने देखा था यही चीजें उसमें लिखी हुई थी, और ये पहली लाइन थी। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया था। जब एंटर प्रेस करते हैं, तो फाइल में इंटरनली \n लिखा जाता है, जो हमें वहां पर ये नजर आ रहा होता है कि टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन पे आ गया। तो रीड के दो सिंटेक्स हो गए, एक रीड विदाउट इंटीजर नंबर, और एक रीड विद एन इंटीजर नंबर बिटवीन ब्रैकेट्स। और उन दोनों की डिफरेंस जो है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा अब
अब मैं इसको क्लोज करके इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, और अब मैं आपको एक और मेथड इसका बता रहा हूँ, एक्स डॉट रीड लाइन। तो एक्स डॉट रीड लाइन एक लाइन रीड करता है, और लाइन का क्या मतलब है, जहां बैकस्लैश एन आ जाता है वो उसके लिए लाइन होती है। तो एक्स डॉट रीड लाइन से वो क्या रिटर्न रीड करेगा, ऊपर ये देखिए टेक्स्ट कंप्लीट लिखा हुआ है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कहां तक रीड करेगा, यहां तक चीजें जो है वो रीड करेगा, यानी लास्ट सेशन इज इन प्रोग्रेस, ये एक लाइन है। तो यहां तक का डेटा रीड कर लेगा एक्स डॉट रीड लाइन। फिर एक्स डॉट रीड लाइन करूं तो क्योंकि इसका इंटरनल पॉइंटर मूव कर चुका है, अभी अगली लाइन के स्टार्ट पर मौजूद है, लिहाजा अब मैं दोबारा एक्स डॉट रीड लाइन लिखूंगा तो ये अगली लाइन रीड कर लेगा। तो एक्स डॉट रीड लाइन क्या करता है कि वो जहां करंट पोजीशन होती है वहां से लेके ऑनवर्ड रीड करता रहता है, वहां तक रीड करता है जहां तक इसे बैकस्लैश एन कैरेक्टर नहीं मिल जाता। अब इसने दूसरी लाइन रीड कर लिया, अब अगर मैं इसके बाद लिखूंगा एक्स डॉट रीड 5, तो ये अगले 5 कैरेक्टर रीड कर लेगा, और ये अगले 5 कैरेक्टर हैं। अब अगर मैं इसके बाद एक्स डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूट करूं तो वो दिस के बाद जो कुछ लिखा हुआ था, सेकेंड लाइन इज बीइंग रिटन के बाद दिस जो है वो ये लिखा हुआ है, शुड बी द थर्ड लाइन। तो दिस तो ये रीड, दिस और स्पेस तो ये रीड कर चुका है, अब उसके आगे की जो कैरेक्टर्स हैं एंड ऑफ लाइन तक उसको रीड कर लिया इसने। तो रीड लाइन क्या करता है, करंट पोजीशन से लेके एंड ऑफ लाइन तक डेटा को रीड करता है, फाइल को रीड करता है। अच्छा, मैं इसको एक दफा और क्लोज कर रहा हूं और दोबारा नए सिरे से इसको ओपन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक चीज और भी, इसका एक और ऑप्शन बता। अभी तक हमने क्या देखा, इसको हम डॉट रीड कर सकते हैं, डॉट रीड के बाद ब्रैकेट में इंटीजर लिख सकते हैं, और डॉट रीड लाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने दोबारा ओपन किया है, तो अब पॉइंटर कहां पर है, पहली लाइन पर। अब मैं रीड लाइन कर रहा हूं, लेकिन रीड लाइन के बाद ब्रैकेट में मैं कुछ नंबर लिख देता हूं। तो अगर रीड लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन बीच में आपने एक नंबर दे दिया ना, तो अब ये बिहेव करेगा जैसे आपने रीड मेथड कॉल किया हो विद दिस इंटीजर नंबर, यानी ये एक्स डॉट रीड 10 की तरह से बिहेव करेगा। ये देखिए मैंने हैश लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये आगे जो कुछ लिख रहा हूं ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एग्जीक्यूट क्या होगा एक्स डॉट रीड लाइन। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको मिटा भी देता हूं इस वक्त। एक्स डॉट रीड लाइन ने क्या किया, शुरू के 10 कैरेक्टर रीड किए, अब कंप्लीट लाइन नहीं रीड की, हालांकि मैंने लिखा हुआ रीड लाइन था। तो जब भी रीड लाइन के बाद ब्रैकेट में आप इंटीजर नंबर लिख देते हैं तो वो रीड की तरह से बिहेव करता है। मैं इसको एक दफा और क्लोज कर रहा हूं और इसको फिर ओपन कर रहा हूं। एक सिंटेक्स आपको और बताना है, इसका एक सिंटेक्स है रीड लाइंस। रीड लाइंस सारी लाइंस को रीड कर लेता है, लेकिन हर लाइन को अलग अलग एक लिस्ट के एलिमेंट के तौर पे रिटर्न करता है एक्स डॉट रीड लाइंस। तो देखिए एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट बता रहे हैं कि लिस्ट है, ये पहला कैरेक्टर आ गया, उसके बाद कॉमा है, लिस्ट के एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो ये पहला एलिमेंट आ गया, फिर ये कॉमा है, फिर उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट आ गया, दूसरी लाइन है बेसिकली, फिर कॉमा आ गया, फिर उसके बाद तीसरी लाइन है, फिर उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद ये चौथी लाइन है। तो रीड लाइंस क्या करता है, सारी लाइंस को एक लिस्ट के अलग एलिमेंट के तौर पे रिटर्न कर देता है। अच्छा, ये जो कुछ एक्स डॉट रीड या एक्स डॉट रीड के बाद इंटीजर नंबर या एक्स डॉट रीड लाइन या जितने भी हमने सिंटेक्स रीड यूज किए ना, ये सब स्ट्रिंग्स हमें रिटर्न कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अभी तक किसी किसी वेरिएबल में नहीं सेव किया, लेकिन हम किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक दफा और क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा तभी ये बात मैं वाजे कर सकता हूँ। मैं इसको एक क्लोज किया, मैंने इसको दोबारा ओपन किया और दोबारा ओपन के बाद एक्स डॉट रीड लाइन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ एस इज इक्वल्स टू, या लिस्ट, लिस्ट का नाम ए रख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स डॉट रीड लाइंस। तब ए इज ए लिस्ट, टाइप देख लें इसकी, टाइप भी इसकी लिस्ट है। और अगर आपको
बेटा आप लोगों के सवाल जो हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में देखता हूँ, हो सकता है मैं सेकंड सेशन में इसको आंसर करूँ। मुझे उस चीज को जरा जल्दी से कंप्लीट कर लेने दीजिए। फॉर लूप हमने पढ़ा था, फॉर के बाद इंडेक्स वेरिएबल होता है, इंडेक्स वेरिएबल के बाद इन लिखते हैं, और इन के बाद यहाँ पर एक कलेक्शन टाइप का कलेक्शन टाइप होती है। अब हमारे पास ए जो है वो भी तो लिस्ट है, और लिस्ट भी कलेक्शन है, और लिस्ट के कलेक्शन का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमने जिस तरीके से रीड किया है उसके हिसाब से इसके एलिमेंट जो हैं, एक फाइल के कंटेंट्स एक लाइन में, हर एलिमेंट में एक लाइन है। तो अगर मैं लिखूं फॉर आई इन ए, तो ए इज ए कलेक्शन जो कि लिस्ट है, और इसका ए ये करे, जब ये फॉर लूप चलेगा तो क्या करेगा, यहां से पहली वैल्यू लेगा और इंडेक्स वेरिएबल में असाइन करेगा, और फॉर की बॉडी में जो कुछ लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बस मैं लिखूं प्रिंट आई, तो इसको प्रिंट कर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, ये देखिए सारे स्टेटमेंट जो हैं, सारी लाइनें एक एक करके प्रिंट हो गई। एक काम और करते हैं, अब आई किस टाइप का, आई तो स्ट्रिंग है ना, आई तो स्ट्रिंग है, ये एलिमेंट, ये जो लिस्ट ए जो है वो तो लिस्ट है, और लिस्ट में है क्या चीजें, लिस्ट में स्ट्रिंग्स हैं। मैंने कहा था इसका स्ट्रिंग के जो फंक्शंस है उसको रीड कर लीजिएगा। तो उसमें से एक फंक्शन है स्प्लिट। तो व्हाट आई एम डूइंग के मैं इसको जो कुछ हर बार इसको आई को जो एक वैल्यू मिल रही है फाइल में, उसमें से उसको मैं उसका स्प्लिट मेथड कॉल कर, उस स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड कॉल कर। स्प्लिट ये करता है कि इसके बाद ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बीच में इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई कैरेक्टर लिख दें, कैरेक्टर या आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो करता ये बेसिकली एक पैटर्न होता है। तो करता ये है कि वो इस आई वेरिएबल में तलाश करता है कि ये किस जगह, ये पैटर्न किस जगह पर है, जहां से ये पैटर्न मिलता है वहां पर उसे ब्रेक कर देता है और उसकी एक लिस्ट बना देता है। यानी उसको ब्रेक करते चले जाता है, और ब्रेक करके हर एलिमेंट एक लिस्ट के फॉर्म में वो हमें रिटर्न करता है। तो अभी मैंने इस स्प्लिट कहां करवाया, मैंने इसको स्पेस पे स्प्लिट करवाया, और अब बी को प्रिंट करवा देते हैं। तब देखें बी में क्या आ रहा है। तब बी में क्या आ रहा है कि हर वर्ड, क्योंकि मैंने हर वर्ड के बीच में मैंने स्पेस डाली हुई है ना, तो उसने क्या किया कि हर फॉर का जब लूप चला तो उसने लिस्ट में से एक एलिमेंट लिया। किस लिस्ट में से, ए लिस्ट में से, और वो एक स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट किया इसने। किस बुनियाद पे, कि मैंने स्प्लिट के आगे स्पेस लिखा है, तो स्पेस की बुनियाद पे ये ब्रेक करता चला गया उस स्ट्रिंग को, और जितने उसके एलिमेंट्स बने उनको एक लिस्ट की शक्ल में प्रोवाइड कर दिया, और वो मैंने यहाँ पे बी वो प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब यहां से हमें ऑनवर्ड जो है ना, आगे हम काम शुरू करेंगे। अब जितना टाइम है मैं उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूं, आंसर करने की कोशिश करता हूं। इट इज सेफ कि हम यहाँ से दूसरा सेशन बगैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने इसमें f इजिकल्स टू नहीं लिखा, राइट सर, रॉ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं फाइल पाथ के लिए। जी आप उसमें स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, फाइल जहां मैंने फाइल का पाथ लिखा है, फाइल नेम और फाइल पाथ कंप्लीट जो पहला पैरामीटर है, उसकी जगह पर आप स्ट्रिंग भी लिख सकेंगे। उस स्ट्रिंग में जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो यहाँ पर यूज हो जाएगी। ओपन का पहला पैरामीटर जो वो आप स्ट्रिंग लिटरल भी दे सकते हैं, और इसकी जगह पर स्ट्रिंग वेरिएबल भी दे सकते हैं। और इस तरह से दूसरा पैरामीटर है रीड और राइट वाला, इसकी जगह पर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं लिटरल, और स्ट्रिंग वेरिएबल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब फॉन्ट साइज पाइथन शेल का बड़ा कर दें। देखें अब तो खैर इसका टाइम भी गुजर गया, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गालबन आप इसको अपने मोबाइल फोन पे व्यू कर रहे होंगे। आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर यूज कर लें तो बेहतर है। अगर ये फिलहाल नहीं हो सकता, इस वक्त अवेलेबिलिटी का मसला है, तो इसको बाद में आप डेस्कटॉप के ऊपर व्यू कर लीजिएगा। डेस्कटॉप के ऊपर ये क्लियरली व्यूएबल है। और अब तो मैं वैसे भी ये जो रिकॉर्डेड है इसको अनएडिटेड ऐसे ही यूट्यूब पे लोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पे आप फुल स्क्रीन मोड में जब व्यू करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा। और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रिकमेंड करूंगा कि उस पर कर लीजिएगा। अच्छा, और एक्स और एफ
के अलावा भी वेरिएबल लिख सकते हैं। बिल्कुल, वो तो जस्ट वेरिएबल नेम, मैंने एफ यूज किया है, एक्स यूज किया, आप वेरिएबल नेम तो आप जो चाहें यूज कर लें। फॉर आई इन ए समझ नहीं आया तो भाई ये तो फॉर लूप, जब हमने लूप्स पढ़े थे, वाइल लूप पढ़ा था, वाइल के बाद हमने अगली उसमें फॉर लूप पढ़ा, और पिछली दफा जो हमने क्लास की थी उसमें भी फॉर लूप इस्तेमाल भी किया, उसको डिस्कस भी किया, समझाया भी। तो बराए मेहरबानी उन क्लासेस को दोबारा रिव्यू कर लिया कीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, वो देख लिया कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आ रहे हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पे जो स्ट्रीम है उसको उस पे पूछिएगा, क्योंकि ये शायद ये चैट जो है वो तो सिर्फ आप लोगों की चैट है, मैं ये चाहता हूं सारे सेक्शंस को ये इसका जवाब देना। तो जो सवाल आपके यहाँ आंसर ना हो तो प्लीज उनको स्ट्रीम पे राइट कर दीजिएगा, मैं कोशिश तो करूंगा या मैक्सिमम चीजें दे सकूं। तो हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। नहीं, क्लासरूम से मैंने कोई रिमूव नहीं किया, कोई लेक्चर रिमूव नहीं किया, मैंने बस सिंपली ये किया है कि क्योंकि उसमें किसी को कोई पोस्टेड सारे लेक्चर्स थे, लेकिन बार बार मेरे पास कभी कोई कहता था कि फला लेक्चर नहीं है, कोई कहता था फला लेक्चर नहीं है, तो मैंने उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक यूट्यूब चैनल बना दिया है, और यूट्यूब चैनल नॉन मोनेटाइज अनमोनेटाइज्ड है, और इसको मैंने पब्लिक भी नहीं किया है। आपको मैं इस पे आपका जो क्लासरूम है इस पे उस लेक्चर का यूआरएल शेयर करूंगा, उस यूआरएल से आप यूट्यूब वो यूट्यूब का लिंक होगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, और उसमें आप वो दे सकते हैं। तो अब इसमें ये मसला नहीं रहेगा कि किसको मिला किसको नहीं मिला, जो आपको लेक्चर चाहिए वो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी मैंने वहां पे सिर्फ एक लेक्चर अपलोड किया, पिछला वाला, बाकी भी इंशाल्लाह कर दूंगा, आज का भी कर दूंगा, और पिछले जो हैं वो भी ग्रेजुअली उसको 1 आध 2 दिन में इंशाल्लाह कर दूंगा। अच्छा, रिवीजन शीट 4 की एक्सरसाइजेस इस रीड से रिलेटेड हैं। मुझे ये नहीं याद कि उसमें क्या क्या चीज़ें, मैं देख के बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है इसके ये अटेंडेंस ताल्लुक है, मैं इसको अभी डिटेल से देख के बताता हूँ। चंद सेकंड रह गए, मैं और चीज़ें देख लूँ, कुछ और चीज़ तो नहीं रह गई। नहीं, उस और चीज़ नहीं, मैं इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। साहब ने बताया था कि आपके पास हमारी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, तो अगर मैं सिर्फ डेस्कटॉप जूम ऐप पर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके मीटिंग ज्वाइन करूं तो मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। देखें आप जब आपकी आईडी आपका अकाउंट ईमेल आईडी होगी तो ज़रूर लग जाएगी, या आपका नाम होगा तो ज़रूर लग जाएगी। अगर आप किसी नाम चेंज करके